Hello everyone, this is Divyangna and welcome to Teaching Mantra. So guys, आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में साइंस में आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट टॉपिक है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ये टॉपिक्स आप जो भी अपने टीचिंग एग्जाम्स फिल करते हैं, चाहे आपका सीटेट हो, केवीएस हो, आपका यूपीटेट हो, एचटेट हो, इसके अलावा एनी अदर टीचिंग एग्जाम्स, जहां भी आपके केमिस्ट्री आती है वहां पे ये केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा ही आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो मैटर से ही स्टार्ट होती है। विदाउट मैटर केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, है ना। पदार्थों के बिना तो कैसे एलिमेंट्स, कैसे कंपाउंड्स, कैसे एटम्स, कैसे मॉलिक्यूल, कुछ भी नहीं है। तो जो पदार्थ बनते हैं, यानी ये जो मैटर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम आगे पढ़ेंगे भाई क्या क्या हमको यहाँ पे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ भाई। एक चीज समझेंगे कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या रहेगा। आपके जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और उन टॉपिक्स के अंदर आपके सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, और आपका जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग ये वीडियोस टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल्ड सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी। वहां पे आप जाके देखेंगे भाई आपके जो टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं, हम हर एक सब टॉपिक को कवर करेंगे अपने कंटेंट में, प्लस उसके साथ जो भी आपके उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू रहेगा, एंड ऑल्सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो हम सभी क्वेश्चंस को कंटेंट के थ्रू कवर करेंगे। यहाँ से आपका जो बेसिक होगा भाई वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो एक बार ना आप देख लीजिए कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा रहेगा, एंड ऑल्सो विद डायग्राम्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी और बहुत मजा आने वाला है। ये देखो, जैसे आपका मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है मैटर, तो ये आपका हो गया मैटर, ठीक है। यहाँ पे विद बिल्कुल डायग्राम्स के साथ, ठीक है। ये देखिए मैटर क्या है, आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। जब हम पूरा मैटर कवर कर लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड भाई जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम्स में, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपके पीवाईक्यूज भी रहेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी आपका रहेगा, तो एक बार आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। गॉट इट। चले भाई, तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है मैटर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है पूरी, और उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हम लोग कवर करेंगे भाई एनसीईआरटी को, ये और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। आपके सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, बस। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आप समझ लो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सी एनर्जी, एक बढ़िया सी ऊर्जा, एक बढ़िया सी स्माइल के साथ। तो हमारा भाई जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। गॉट इट। मैटर क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसका बिहेवियर क्या है। मैटर मतलब पदार्थ होता है, नेचर मतलब उसका स्वभाव क्या रहेगा, और बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार क्या रहेगा। नेचर मतलब उसका भाई स्वभाव क्या रहने वाला है, और बिहेवियर यानी उसका व्यवहार क्या रहने वाला है। और मैटर होता है हमारा क्या, दैट इज पदार्थ, कि हमारा जो पदार्थ है वो क्या है। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप ये देख रहे हो, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको शो करा है, इसी से आप समझ जाओ मैटर क्या है। जो भी चीज आपके चारों तरफ है, कुछ भी चीज, आप समझ जाना। ये देखो, आप इसमें बाद में देखेंगे, पहले मुझे सुनेंगे। गॉट इट। यहाँ से आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैटर क्या होता है बच्चे, मैटर है जो भी चीज आपके क्या है, सराउंडिंग में है, आपके चारों तरफ है, जिसने एक स्पेस लिया हुआ है, जिसने क्या लिया हुआ है, एक वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जिसके पास एक मास है, वो क्या होता है, मैटर होता है। वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये भी एक मैटर है, आप हो, आप भी एक मैटर हो, आपकी बॉडी एक मैटर है, ये एयर है, ये वाटर है, कोई भी चीज भाई, कोई भी चीज दुनिया की, एवरीथिंग विच अराउंड यू, विच अराउंड अस इज नोन एज मैटर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मास एंड द वॉल्यूम, जिसके अंदर क्या होता है भाई, द्रव्यमान भी होगा, और क्या होगा यहाँ पे, हाँ, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैटर होता है वो स्पेस लेता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। सबसे पहली चीज भाई समझेंगे मैटर क्या होता है।
तो मैटर को समझ लो कि मैम मैटर यानी मास और प्लस स्पेस, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो मास ले रही है और जो स्पेस घेर रही है वही मैम हमारी मैटर बन जाती है, उसी को भाई हम मैटर कहते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखना, ये मैटर है, चाहे ये पैन है, चेयर है ना, ये एनिमल्स है, प्लांट्स है, एयर है, ये सब कुछ, ये मान लीजिए पानी है, आइस है, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ पदार्थ ही तो है। चलो आगे बढ़ो। दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब एक और भाई इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, मैटर में क्या होता है, मैटर का एक फिजिकल नेचर होता है, यानी उसका अपना एक क्या होता है, एक भौतिक उसका नेचर होता है, कि उसका स्वभाव होता है। तो वो जो भौतिक स्वभाव है वो क्या है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए जो मैटर होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, यानी कि परमाणु और अणु बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर जब बनता है हमारा पदार्थ, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। यानी कि आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, सूक्ष्म पार्टिकल, ये एटम है, ये क्या है, एटम है ना। ये जब एटम, ये एक एटम है, अब ये एटम क्या बने, एटम से एटम बने, एक दो, जब आप दो से ज्यादा एटम्स को मिला देते हो तो उससे क्या बन जाता है भाई, मॉलिक्यूल बन जाता है। और फिर उन मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है आपका, फिर उन आप मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करोगे, फिर उनसे आपका कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट बनेगा, फिर उनसे कंपाउंड बनेंगे, फिर मिक्सचर्स बनेंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है हमारा केमिस्ट्री का, हमारे मैटर का, और यहीं से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। समझ आती है बात। चलो आगे बढ़ो। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ा मैम जो मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, और वो जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आप जब एनसीईआरटी में आओगे बच्चे, तो एनसीईआरटी क्लास 9 में एक एक्टिविटी दी हुई है 1.2, वहां से हम इस चीज को प्रूव कर देंगे कि ये टाइनी पार्टिकल्स कैसे कैसे आपने बोल दिया, हमें तो प्रूफ चाहिए, है ना, साइंस तो प्रूफ मांगती है, प्रैक्टिकल के बेस पे होती है। चलो स्टार्ट करो। अब देखो एक एक्टिविटी आती है, अब इस एक्टिविटी को ना ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर आपको सीधा दे देगा कि बताइए हमने क्या मिलाया, आप बता देना। आपसे ऐसे दे देगा, ये मान लीजिए पूरा क्वेश्चन के रूप में दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कंक्लूजन क्या मिला बताइए, उसके ऑप्शंस में आपको, उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। अब समझते हैं कि एक्टिविटी क्या है। ये बोल रहा है कि भाई dissolve 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक 100 ml का क्या ले लिया, पानी का बीकर ले लिया, इसमें हमने 100 ml पानी ले लिया। अब इसके अंदर इसने क्या करा, 2 से 3 क्रिस्टल किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, इसने क्या किया, डिसॉल्व कर दिए। Take 10 ml of this solution and add it to the 90 ml clear water. Repeat this 5 to 8 times। आप समझ रहे हैं, देखना बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, समझो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, बोर्ड पे मत देखो, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलो भाई, ये क्या बोल रहा है, आपने एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया और उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका फॉर्मूला बता दो मुझे, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बता दीजिए, आपसे पूछ सकता है ना एग्जाम में क्या होता है, सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है, पता होना चाहिए। तो देखिए होता है KMnO4, गॉट इट। तो भाई इसने क्या किया, मिला दिया। अब ये कह रहा है फिर आगे इसने क्या किया, 90 ml पानी लिया और उसमें इसमें से इसने 10 ml इस सॉल्यूशन में निकाल के और फिर यहाँ पे इसमें मिक्स कर दिया। अब ये देख रहा है कि जो कलर है वो तो पिंक बन गया, ठीक है। चलो वो कह रहा है आगे बढ़ते हैं, फिर इसने इसको 5 से 8 बार करा इस एक्टिविटी को, फिर इसने थोड़ा सा वही 90 ml पानी लिया और जो 10 ml है सॉल्यूशन का उसमें इसने फिर से मिक्स कर दिया। फिर कलर इसने देखा, यार कलर फिर पिंक है, बस थोड़ा सा लाइट हो गया है, फिर कर रहा है, फिर लाइट हो गया, फिर कर रहा है, फिर लाइट हो गया, 5 से 8 बार ये कर चुका है, थक चुका है। अब इसको ये समझ आ रहा है कि यार मैंने इतनी बार कर लिया, तब भी कलर जो वाटर का कलर था वो आ नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, और बिल्कुल लास्ट में जाके वो कलर उसको थोड़ा सा लाइट करके दिखेगा। तो इससे एक बात बच्चे क्लियर हो जाती है कि जो आपका मैटर है उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं पदार्थ के, आर इनक्रेडिबली स्मॉल, यानी कि वो हद से ज्यादा छोटे होते हैं। बस ये बात यहाँ से हमको इस एक्टिविटी से समझ आ जाती है ना। अगर मान लीजिए छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे तो
सिंपल है यार, ये पिंक जो कलर है एकदम से चेंज हो सकता है ना, बट ये चेंज नहीं हो रहा, यानी कि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत मेहनत लगेगी उसको फिर से उस कलर पे आने के लिए, और तब भी वो कहीं ना कहीं उसमें वो पिंक वाली झलक दिख ही जाएगी। गॉट इट? तो ये एक्टिविटी भाई बिल्कुल क्लियरली आपके एग्जाम में आ सकती है, यानी क्या होते हैं, हद से ज्यादा छोटे, इनक्रेडिबली। गॉट इट? तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो पार्टिकल्स यानी जो कण होते हैं, मैटर मतलब पदार्थ के, वो बहुत ज्यादा स्मॉल मतलब छोटे होते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ना है, ठीक है, और बढ़िया स्माइल करते हुए पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, बहुत बढ़िया आपने समझाया, पीछे चलो। अब एक और भी इसका फिजिकल नेचर है, यानी इसका भौतिक स्वभाव। फिजिकल नेचर मतलब यहाँ पे लिख देती हूं मैं कि इसका जो भौतिक स्वभाव है ना, भौतिक स्वभाव। भाई वॉइस वगैरह बता दीजिए, सारी चीजें ऑडिबल विजिबल सब कुछ है या नहीं है। गॉट इट? चलो भाई चलिए, दूसरा कह रहा है कि ये जो भाई मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फिजिकल, आपको एक और चीजें बता दूं, फिजिकल से पता है क्या होता है, हम दो तरीके से मैटर को चेक करते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरीके से चीजें हमारी होती हैं, अभी वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले जो हम इसका भौतिक स्वभाव पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि ये जो आपका मैटर होता है ये कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, कंटिन्यूअस मोशन में होता है, यानी निरंतर गति में होता है। आप कभी भी देख लेना बच्चे, मैटर के पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो दूसरी बात आपको ये यहाँ से क्लियर हो गई, पहली बात, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आपका रहा बच्चे, सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कणों के बीच का स्थान और आकर्षण बल। अब बोलोगे मैम ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी, मतलब समझ नहीं है, तो सुनो भाई, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो आपके ये जो आपके कण होते हैं, किसके, पदार्थ के, इनके बीच में एक स्पेस होता है। इंटर पार्टिकल मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में, इंटर मतलब बीच में, पार्टिकल मतलब अणु के, स्पेस मतलब जगह, तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और उस बल की वजह से ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और ऐसे करके ज्वाइंट होते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो ये आपके यहाँ से मान लीजिए इंटर पार्टिकल स्पेस, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, और चौथी निकल के आ गई क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है, चलिए यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है मैम, आपने फिजिकल नेचर बता दिया, अब ये बता दो कि ये जो मैटर है इनको हम क्लासिफाई कैसे करें, इनको कैसे पहचाने, कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस, प्रॉपर्टी क्या, केमिकल स्टेट क्या, ये तो बता दीजिए। तो क्लासिफिकेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं भाई, वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका, वर्गीकरण कर रहे हैं पदार्थ का। मैटर मतलब होता है आपका पदार्थ, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रही हूँ, हम दो तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं, एक होता है बच्चे फिजिकल स्टेट और दूसरी होती है आपकी केमिकल स्टेट। गॉट इट? ये दो तरीके से होता है, यानी कि भौतिक स्तर से और दूसरा रासायनिक स्तर से, ठीक है। यहाँ पे लिख दे क्या भाई, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भौतिक और दूसरा हो गया आपका रासायनिक, ठीक है। दो तरीके से हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब फिजिकल स्टेट में क्या आता है बच्चे, ये भी आप जानेंगे। मैम फिजिकल स्टेट में एक तो आते हैं सॉलिड, बहुत सही, दूसरे आते हैं मैम लिक्विड, ओके, और तीसरे आते हैं मैम गैस, है ना। यही सब तो हम पढ़ रहे थे बचपन से ही, 6 to 10th 11th 12th यही सब तो पढ़ते आ रहे हैं, और वही हमें पढ़ना है और वही आपके एग्जाम में आना है। देखो भाई, जब फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल का मतलब समझो, फिजिकल स्टेट में जब हम किसी भी आपके मैटर को, किसी सब्सटेंस को छू के, ठीक है, उसको पकड़ के, उसको देख के जब हम उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं तो उसको कहते हैं फिजिकल स्टेट। और जब हम केमिकली, जब उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, जब हम उसके बेस पे बताते हैं तो वो हमारा रासायनिक स्तर हो जाता है, केमिकल स्टेट हो जाता है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे इसके अंदर आपका आता है एलिमेंट्स, गॉट इट, इसमें आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें आपके कंपाउंड्स आ जाएंगे, है ना, और रासायनिक में ही आपके मिक्सचर्स वगैरह सब कुछ इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
यहाँ पे हम नॉर्मल, लिक्विड, सॉलिड, गैस पढ़ते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे ये क्या 3 ही स्टेट होती है? तो देखो आपकी एनसीईआरटी में वैसे 5 स्टेट बताई गई हैं। अब आप बोलोगे भाई ये 2 क्यों बढ़ा दी? हाँ, ये 3 ही भारी पड़ रही थी हम पे। भाई ये जो 5 स्टेट है ना, 3 तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर कोई जानता है। एक आपकी प्लाज्मा है। वैसे वो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभार एग्जाम से पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी में, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना। और एक और होता है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका बीई कंडेंसेशन करके, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन करके है। तो ये बेसिकली 5 स्टेट है, बट जो हम मेन पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये बोल रहा है कि ये सॉलिड क्या होता है। पहले सॉलिड को समझ लो, बिल्कुल बेसिक में, बेस लेवल। देखो भाई, सॉलिड वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस, हम उनको सॉलिड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो मास होता है अपना, कोई ना कोई डेफिनेट मास उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। उसके अंदर क्या होगा, एक डेफिनेट उसकी शेप होगी। यानी जो सॉलिड होगा वो किसी ना किसी शेप में तो जरूर ही होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी मास भी होगा। जैसे मान लीजिए शुगर है, आयरन है, गोल्ड है, वुड, ये सब क्या है, ये सब आपके सॉलिड है ना। आप उसको कहीं पे भी रख दो, वो जगह भी घेरेगा, वो जगह घेरेगा ही घेरेगा। तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात अगर हम समझते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है, लिक्विड के बारे में। और ये यहाँ पे आप लिक्विड ना लिख के इसको आप सॉलिड कर लीजिएगा। ये किसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। चले, अब एक और चीज भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे जो आपके एग्जाम्स में आती है। ये है आपका सॉलिड। गॉट इट। सॉलिड का जब भी आपसे पूछा जाए, आप आइस का एग्जांपल ले लो, लिक्विड में वाटर का ले लो, और गैस का पूछा जाए तो आप गैस का एग्जांपल, वाटर वेपर आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसके अच्छे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आप देख रहे हो, इसके पार्टिकल्स को देख रहे हो, ये इतने ज्यादा एक दूसरे से अटैच रहते हैं ना, एकदम ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, है ना, एकदम यूनिटी के साथ रहते हैं। तो जब वो एकदम ऐसे जुड़े हुए रहेंगे तो सीधी सी बात है, हमें एनर्जी भी ज्यादा उसमें लगेगी उनको हटाने के लिए, है ना। तो उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। और दूसरा, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, वो कम होगा। ठीक है, कैसा होगा, कम होगा। यहीं से तो सीधा आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से सीधा उठ के आता है कि बता दो कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है, वो कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा होता है। तो सॉलिड में आप बताना कि सबसे ज्यादा सॉलिड में ही होता है, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा उसमें स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। अब आप ये बताओ, ये जो सॉलिड है, क्या इसमें आपको इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये देखो कैसे अटैच्ड है, सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। भैया जगह ही नहीं है कि अंदर किसी और को भी ले आओ, नहीं है जगह, समझे। ये खुद ही अपने आप में काफी हैं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा हो जाएगा, मिनिमम, कम हो जाएगा। ठीक है, लो होता है, ये आपको याद रखनी है। अब एक और पॉइंट यहां से एग्जाम में आता है, डेंसिटी मुझे बता दो। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व क्या होता है ना। घनत्व यही तो होता है कि जो उसका मास होता है अपॉन जो भी उसका वॉल्यूम होता है ना, द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसको हम बोलते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसी होगी मैम? सीधी सी बात है, जब उसके अंदर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, और जब वो एक साथ ऐसे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, वो एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर करता है, इसीलिए। तो आप इसकी अगर डेंसिटी की बात करोगे यहाँ पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। तो आपको बच्चे इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। गॉट इट। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। चले भाई आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैम लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का भी समझा दीजिए।
देखिए बच्चे, लिक्विड के पास अपना एक वॉल्यूम तो होता है, ठीक है, एक अपना आयतन तो होता है, लेकिन एक डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये है ग्लास, ठीक है, और मैंने लिया इसमें पानी। अब मैंने इसका जो पानी है ग्लास का, और सपोज करो मैंने इस पानी को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर सच में पानी था, तो इसका जो पानी है मैंने इसके अंदर पानी को इसके अंदर डाल दिया, तो अब इसने जो शेप ले ली वो इसकी ले ली। वो किसकी ले ली? इसकी ले ली। अभी तक इसकी शेप में था, अब दूसरे की शेप में आ गया। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, वॉल्यूम तो इसमें है ही है, गॉट इट, वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम के साथ में दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। ये उसकी जगह ले लेता है जिसमें ये भरा होता है, जिसमें ये प्लेस्ड होता है। सिंपल सी बात, आप समझ जाना। जैसे बच्चे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, एनी लिक्विड, गॉट इट। तो सिंपल सी बात है। चलो भाई, अब मुख्य भाग पे आ जाओ कि भाई ये जो लिक्विड है, हमें भी दिख रहा है लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चा, आप ये देखना इसके पार्टिकल्स दूर दूर मिलेंगे। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स आपने देखे थे, एकदम ऐसे एक दूसरे से एकदम, मतलब स्पेस दिखेगा ही नहीं तुम्हें, ये होता है सॉलिड का पार्टिकल। और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करोगे ना, तो लिक्विड का पार्टिकल्स कुछ ऐसे दिखेगा आपको, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऐसे अलग 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 उनमें स्पेस होता है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो होती तो है, लेकिन सॉलिड से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मैम इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, सिंपल सी बात है। इनके पार्टिकल्स सॉलिड की तरह अट्रैक्ट एक दूसरे से नहीं होते, इसलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है और सॉलिड से ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और आपका क्या? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट। तो यहां से हमें 2 पॉइंट समझ में आ गए। चलिए मैं लिख देती हूं यहाँ पे, एक बार आप देख लेना। हमको यहाँ समझ आया कि इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इसको आप समझ जाना, इंटर है, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको मैं IM लिख देती हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए तो सॉलिड में ज्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है किसकी? लिक्विड की। और यहीं पे जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो आपका किसमें ज्यादा होता है? लिक्विड में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और यहीं पे अगर मैं बच्चे डेंसिटी की बात करती हूँ, घनत्व की बात करती हूँ, तो घनत्व आपको समझ आ जाएगा कि इसका जो घनत्व डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, है ना, थोड़ा सा फार फार होते हैं। सो इस वजह से इसमें जो डेंसिटी होती है वो भी कैसी होती है? हमारी कम हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे डेंसिटी की बात करती हूँ तो वो भी सॉलिड जो लिक्विड की होती है जो वो कम होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। बस 3 पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और दूसरी चीज, अब ये मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि किसी भी एग्जाम में आ जाए तुम करके आ जाना, गलत मत करना, बिल्कुल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से करके आना है। आप एक बार देख लीजिए। चलो आगे बढ़ जाए। हाँ जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं भाई गैस के बारे में। अब ये गैस क्या है मैम? ये जो तीसरी स्टेट है इसको भी समझा दीजिए। बहुत सिंपल है भाई, जो आपकी गैस होती है, आपके माइंड में जब गैस आए, आप कोई भी गैस ले लो, चाहे आप LPG जो आपके घर में होती है ना, सिलेंडर के अंदर है ना, CNG ले लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कुछ भी आप ले लेना, इसमें सिंपल सी बात बस ये समझोगे कि इट नीदर पजेस अ डेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसके अंदर कोई वॉल्यूम होता, जिसमें आप डाल दो उतना ही ये वॉल्यूम अपना ले लेती है, और दूसरा ना ही इसकी कोई भाई एक डेफिनेट शेप होती, यानी आप इसको जिस वेसल में डाल दोगे उसी की शेप ले लेगी। अगर मान लीजिए आपके पास घर का सिलेंडर है और छोटा और एक बड़ा सिलेंडर है, आपने उतनी ही वॉल्यूम की गैस उस छोटे से निकाल के बड़े में डाल दी, तो ये उसने उसी उतनी बड़ी की शेप ले ली। बैलून की गैस है, उसको कहीं और डाल दिया, उतने की उसने शेप ले ली, है ना, उतना ही उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि मैम ना तो इसके अंदर अपना कोई वॉल्यूम है, ना इसके अंदर इसकी खुद की कोई डेफिनेट शेप है, जैसा डाल दो मैं तो उसी में खुश हूँ, ये हमारी गैस होती है। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह ना तो निश्चित आयतन रखता है और ना ही निश्चित आकार
है, इसीलिए होता है क्योंकि ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसे पूरी तरह से भर देते हैं, ये हमारा गैस होता है। गॉट इट? समझ आई बात या नहीं आई? चलिए अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। ये आपको दिख रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपको गैस के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपको सॉलिड लिक्विड गैस एकदम अलग से ही दिख रहा होगा कि मैम कितना स्पेस है इनके बीच में। तो एक बात समझ में आती है कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके कण बहुत दूर दूर है ना, फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से, दूर होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा? कम लगेगा, है ना, कम लगेगा। इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम वहां स्पेस ज्यादा, और जहां ज्यादा वहां कम, दोनों इनवर्सली होते हैं। और डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी भाई, जब इनके पार्टिकल्स इतने दूर हैं और इनमें इतना ज्यादा गैप है तो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि मैम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मैम जो आपके क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में होता है। गॉट इट? और अगर मैं डेंसिटी की यहाँ पे बात करूंगी यानी घनत्व की, अगर मैं डेंसिटी की बच्चे बात करूंगी तो सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो यहां से हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। गॉट इट? एक बार आप इसको देख लीजिए भाई। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली कि बताइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज्यादा होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, है ना। डेंसिटी किस में ज्यादा होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है? सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो गैस दिख रही है, देखो ये सॉलिड है ना, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा। ये सॉलिड भाई साहब है। अब इनके मॉलिक्यूल्स आप देख लो कैसे होते हैं, गैस के देख लो पार्टिकल्स कैसे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग अलग, कितना स्पेस है, कितना। और ये लिक्विड भाई साहब है, इनके देखो, है ना। तो ये इस तरीके से आपका रहता है। अब देखो ये है आपका भाई इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप लोग देखेंगे। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम की अगर मैं यानी आयतन की बात करती हूँ तो सॉलिड का एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड रहता है, लेकिन गैसेस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अगर मैं शेप की बात करती हूँ तो सॉलिड्स की अपनी खुद की एक डेफिनेट शेप होती है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी बच्चे फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों? वो जैसे भी कंटेनर में आप उनको डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेता है। इसी के साथ गैसेस जो होता है भाई उनकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, कोई फिक्स शेप नहीं है गैस की। इसी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताया था मैंने कि इनमें सबसे कम होता है सॉलिड में, लिक्विड्स में भी कम होता है ना, कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है, मोर देन द सॉलिड्स। और गैसेस में मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किसमें? बता देना, मैक्सिमम होता है गैस में। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होगा जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से एकदम ऐसे जुड़े रहते हैं। यानी कि सॉलिड में भाई मैक्सिमम बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर मैं लिक्विड्स की बात करती हूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। और अगर मैं गैस की बात करती हूँ तो भाई मिनिमम होता है, यानी सबसे कम तो इन्हीं में ही होता है गैसेस में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने दूर है भाई, है ना, बहुत ज्यादा फार अपार्ट है, बहुत दूर दूर है। और यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ तो जो सॉलिड्स होते हैं द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो फाइल है ना, ये वाला पेज इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो आप कभी भी आपको रिवीजन करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, है ना। बस एक बार एग्जाम से पहले जाना, जल्दी से देखना, बस हमेशा के लिए डन। चलो अगर मैं बात करी थी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो तुम्हें पता है कि मैम जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम ऐसे 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 रहते हैं, समझ रहे हो, एकदम ऐसे। तो तुम ये बताओ मुझे एक बात कि जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड होते हैं तो क्या इनमें मूवमेंट ठीक से हो पाएगा?
हाँ, इनमें तो स्पेस ही नहीं है, कहाँ से मूव करेंगे ये। तो यानी कि सीधी सी बात समझ में आती है कि इनमें मैम जो मोशन होगा वो बहुत ही कम होता है और वो अपनी ही जगह ऐसे ऐसे रेंगते रहते हैं, है ना, कोई ढंग से मोशन नहीं कर पाते क्योंकि इतने ज्यादा तो क्लोज होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड्स की, तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव फास्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर। अब तुम्हें पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है मैम वो होते पास है, लेकिन हाँ सॉलिड से तो दूर दूर ही होते हैं, कोई कहीं ऐसे 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 ऐसे। तो तुम्हें पता है कि ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, इसके थोड़े दूर हैं, तो दूर होने की वजह से वो दाएं बाएं थोड़ा जा सकते हैं, वो ऊपर नीचे मूव कर लेते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं। गॉट इट। और अगर वो पूछ ले आपसे गैस के, तो बता देना कि मॉलिक्यूल्स मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन। अगर वो गैस की बात करेगा तो बता देना कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कहीं भी, मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं भाई, उनके अंदर स्पेस ही इतना होता है, तो वो फ्रीली घूमते रहेंगे, है ना, उनको दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, आजाद है, वो आजाद पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी की बात करते हैं। अब सॉलिड है, फिर वही बात घूम फिर के सॉलिड का एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, बस जब पार्टिकल क्लोज है तो उस हिसाब से आप सारी चीजें कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। फ्लूइडिटी की बात करते हैं, भैया सॉलिड है, कहाँ से फ्लो हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा सॉलिड, नहीं हो सकता, पार्टिकल्स इतने जुड़े हुए, कहाँ से फ्लो करोगे तुम। उसके बाद है जो लिक्विड्स है, हाँ भाई लिक्विड फ्लो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, कैन फ्लो। और अगर गैस की बात करोगे, बिल्कुल गैस, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो गैस ही होती है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। गॉट इट। चलो आगे बढ़ो। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो सॉलिड को क्या आप कंप्रेस कर सकते हो, है बताओ मुझे, दबा सकते हो अच्छे से, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे नो कंप्रेसिबिलिटी, डेट इज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। आप सॉलिड्स को आसानी से नहीं दबा सकते हो, लो दबा के दिखाओ अपने इस पैन को, नहीं दबा सकते भाई। इसके बाद है लिक्विड्स, स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लिक्विड को एक छोटे मोटे एक्सटेंट तक आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है तो वो आती है आपकी गैस में, सबसे ज्यादा आती है हाई कंप्रेसिबिलिटी इन गैस। कैसे, अब आप तो मुझे एक बात बताओ, आपका सिलेंडर होता है जो आपके घर में सिलेंडर है, हाँ, उसमें जो गैस भरी जाती है ना बच्चे, वो कंप्रेस करके भरी जाती है और उसमें से वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, और फिर जब आप उसको जलाते हो ना, फिर जब वो निकलती है और फिर वाटर ये सब बनते हैं इसमें से, वो तब गैस के फॉर्म में निकल के आती है बाहर, समझ रहे हैं। तो वो जो कंप्रेस करके ही उसमें आपकी गैस जाती है, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, याद रखना। उसके बाद आता है डिफ्यूजन, लो डिफ्यूजिबिलिटी, स्लाइट और हाई। अब ये मैम डिफ्यूजन क्या है इसको भी समझा दीजिए। ये जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है इसको मैं अभी आगे एक टॉपिक है बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगी कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। यानी बहुत सिंपल से भाषा में समझ लो कि जब पार्टिकल्स आपका हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन चले जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, आगे देखेंगे। अब डायग्राम देख लो, पार्टिकल्स देख लो कितने बढ़िया है, ये देख लो भाई लिक्विड के पार्टिकल्स और ये देख लो गैस के पार्टिकल्स। गॉट इट। चलिए आई होप कि अब आपका ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैटर की फिजिकल, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। देख लीजिए एक बार, आगे बढ़े। अब आ गया भाई डिफ्यूजन यानी प्रसरण। अब ये होता क्या है डिफ्यूजन, बहुत बढ़िया से समझना क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है और आंसर गलत टिक कर आते हैं, तुक्का लगा के आते हैं, अरे यार हाई था लो था, लो था हाई था, यही नहीं पता होता हाई कंसेंट्रेशन क्या है, लो कंसेंट्रेशन का क्या है, डिफ्यूजन में जा कहां से कहां रहे हैं आपके पार्टिकल्स। तो इसी को आज हम समझते हैं। चलिए भाई डिफ्यूजन की बात कर रहा है। डिफ्यूजन सिंपल समझो, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में जाके मिक्स हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका मोशन हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरी बात, कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स थ्रू इट एंड फास्टेस्ट इन गैसेस। अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो सबसे तेज वो गैसेस में होता है और सबसे कम वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। अभी हमने स्लाइड में देखा था डिफ्यूजन सॉलिड्स में, नो नहीं भाई नहीं, इसमें थोड़ा कम, ठीक है, और सबसे ज्यादा गैसेस में, सबसे ज्यादा। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ यहाँ पे। ये देखो डिफ्यूजन आप देख रहे हो। अब मैं आपको बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ठीक है, इससे आप एकदम इजीली समझ जाओगे। मान लीजिए
कि आप परफ्यूम, ठीक है, आपने परफ्यूम आप छिड़कते हो, ठीक है, आप एक जगह खड़े हो और आपने ऐसे फू फू करके परफ्यूम छिड़क लिया, ठीक। अब उस परफ्यूम की आप स्मेल देखना थोड़ी देर में ना पूरे रूम में चली जाती है, पूरे रूम में, है ना। वो जो परफ्यूम है उसके अंदर जो है, पहले वो लिक्विड के फॉर्म में अंदर है, इसके अंदर जैसे ही निकला गैस बना और वो गैस बन के पूरे रूम के अंदर चला गया। क्यों चला गया? डिफ्यूजन की वजह से। ये बहुत बार एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल है ना, और एग्जाम मेरे का फेवरेट है। देखो फिर से बता देती हूँ। अब यहाँ पे बच्चे जो हमने, अब आप बोलोगे मैम ये हाई कंसेंट्रेशन क्या है और ये लो कंसेंट्रेशन क्या है, इसको समझो पहले। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ, समझना, बात समझना मेरी अभी। चलो ये देखो, मान लीजिए ये आपके पास परफ्यूम है एक जगह, ठीक है, और आपने उस परफ्यूम को छिड़का, ठीक है। तो वो जो बच्चे परफ्यूम है ना, वो जो आप परफ्यूम ले रहे हो, जिस जगह आपने उसको छिड़का उस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, उस परफ्यूम पे जहां पे आपने, वो आपका हो जाता है हाई कंसेंट्रेशन एरिया। कौन सा हो जाता है? हाई कंसेंट्रेशन एरिया। और उस हाई कंसेंट्रेशन एरिया से जो आपका बचा हुआ एरिया है रूम का, ठीक है, जो आपका बचा हुआ एरिया है रूम का, वो उसमें चला जाएगा। यानी कि किसमें चला जाएगा? रूम एरिया में, जो लेफ्ट है ना, रूम एरिया जो बचा हुआ है उसमें चला जाएगा, यानी कि लो कंसेंट्रेशन में चला जाएगा। तो जब ये हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाता है तो इसको ही हम क्या कह देते हैं? डिफ्यूजन कह देते हैं, ठीक है। पार्टिकल सब में जाके मिल जाते हैं, किसके? गैस के। बस सिंपल, गॉट इट। चलो अब तुम एग्जाम्पल बताओ कि सॉलिड में क्यों नहीं होता? सॉलिड में लिक्विड और गैस, अगर एक एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। चलो सॉलिड का समझ लो। मान लीजिए हमने सॉलिड में चौक और इंक ले ली, ठीक है, चौक और इंक ले ली, हमने उन दोनों को मिला दिया। तो आप बताओ क्या वो इजीली मिल जाएंगे? बताइए, इजीली मिल जाएंगे? वो नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए लिक्विड्स में, लिक्विड में अगर मैंने पानी के अंदर इंक मिला दी, क्या वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा? नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो भाई परफ्यूम का, या किसी भी चीज का ले लो जो गैस है। आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाया या किसी भी रूम के किसी एक कॉर्नर में लगा दिया, मतलब कुछ सेकंड नहीं जाएंगे, एकदम से पूरे में ऐसी बढ़िया फ्रेग्रेंस हो जाएगी कि मजा आ जाएगा। तो वो क्या हो गया? डिफ्यूजन। किसमें? गैस में सबसे ज्यादा। तो हमें बात समझ आ गई मैम, सॉलिड में कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैस में। डायरेक्टली क्वेश्चन इन योर एग्जाम आएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो यहां से बात आपको समझ आई नहीं आई? अब एक और बात समझना, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो रहा है? कणों की गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब जब उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वहां से जो वो एनर्जी, जब कोई भी पार्टिकल्स भाई मूव करेगा तो कोई ना कोई ऊर्जा तो उसमें से निकलेगी ना, एक एनर्जी तो वो रिलीज करेगा। तो वो जो एनर्जी है वो क्या है? वही तो काइनेटिक एनर्जी है, उसी को तो हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। बहुत सही। अब आगे एक और पॉइंट पढ़ते हैं। Higher temperature increase the kinetic energy of particles, causing them to move faster and thus increasing the rate of diffusion। मतलब क्या हुआ मैम? समझा दो। देखो सीधी सी बात है बच्चे, आप एक बात बताना। चलो एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके घर पे मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, ठीक है, और आपका जो फूड है, जब आपने सब्जी वब्जी काटी और जब सब्जी आपने कढ़ाई वगैरह में चढ़ा दी, तो क्या एकदम से उसमें स्मेल आती है? नहीं आती। चलो ये भी छोड़ो, सूजी का हलवा तो आप सभी ने खाया है और आई थिंक अच्छा लगता होगा। ये गाजर का हलवा, जब मम्मी सूजी का हलवा बनाती है और जब जो सूजी होती है, जब उसको स्टार्टिंग में भून रही होती है, क्या उसमें से स्मेल आती है आपको? स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं होगा कि सूजी का हलवा बन रहा है। फिर धीरे धीरे देखना, जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे सूजी के, वो तेजी से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनमें क्या हो जाएगा? उनका जो मूवमेंट होगा वो फास्टर हो जाएगा, और वहां से आपका जो डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगा। अब जब जैसे ही टेम्परेचर मम्मी ने बढ़ाया गैस का और पार्टिकल्स तेजी से मूव करना स्टार्ट हो गए, और जब आपका जो सूजी है वो भुनना स्टार्ट हो गई, आप देखना क्या बढ़िया खुशबू आने लगती है ना। थोड़ा सा घी और डाल दिया, फिर अलग से पता चलेगा। ऐसा आप करते हो मैम, मम्मी आज तो लग रहा है सूजी का हलवा बनाया है। क्यों भाई? क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। गॉट इट। आपका एक साइड मान लीजिए ठंडा खाना है, एक साइड गर्म खाना है, खुशबू किसकी तुम्हें आ जाएगी जल्दी से? हॉट फूड की। जो गर्म होगा, क्यों आ रही है? डिफ्यूजन की वजह से आ रही है ना। तो उसमें जो वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें
सबसे ज्यादा आपका डिफ्यूजन होता है। सिंपल सी बात ये है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी हाई हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे के क्या हो गया, टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है गैस में। टेम्परेचर हाई करोगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और डिफ्यूजन क्या होगा, उसका जो रेट होगा वो भी हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो टी के डी, इससे आप उसको याद रखेंगे। गॉट इट? तीनों में मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर बिकॉज पार्टिकल्स मूव क्विकली। बताया था मैंने आपको, हीटिंग से क्या होता है, पार्टिकल जितना आप टेम्परेचर दोगे उतना तेज वो हीट होगा, हीट होगा तो पार्टिकल्स उतना ही तेजी से भाई मूव करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और डिफ्यूजन भी अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए अब देखो डिफ्यूजन देख लेना आप। ये मान लीजिए पानी के अंदर उन्होंने एक ड्रॉप ली, डाई मॉलिक्यूल्स की डाल दी। ये आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से, देखो अभी तो सिर्फ पानी है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इन्होंने एक क्या डाली, डाई डाल दी। अब आप देखो मूवमेंट हो रहा है, हाई से लो में जा रहा है। लो क्या हो गया यहाँ पे, हाई जिस जगह डाली वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया, ये जो बचा हुआ एरिया है पानी का लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे चला जाएगा और लास्ट में आके यानी बराबर तरीके से पूरे में फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। गॉट इट? अब तुम डिफ्यूजन गलत मत करके आना, और अभी मैं क्वेश्चन दूंगी यहाँ पे, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं देखूंगी कि आप में से कितनों का सही होने वाला है। गॉट इट? चलो भाई आगे देखो, आ जाओ। तो यहां तक हमारा था डिफ्यूजन। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन में भी हम बहुत से लॉज पढ़ेंगे, है ना, बहुत से लॉज आएंगे, बॉयल्स और पता नहीं अलग अलग तरीके के, वो सारे लॉज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी जो फिजिकल स्टेट आएंगी, कैसे हम उसको चेंज करते हैं ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वो सब इसमें आएगा। लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे जल्दी से भाई कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या आंसर रहेगा। बताइए जल्दी से। मैटर इज मेड अप ऑफ, बता दो जल्दी से। मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हाँ, मैटर किससे मिलकर बना होता है? चलिए डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं। मैं सोच रही थी कि व्हाइट, व्हाइट पे कौन सा कलर लेना है, रेड ही ले लेते हैं। चलो बताओ, मैटर इज मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना होता है पदार्थ? अभी बताया था मैम आपने, जो मैटर्स होते हैं वो एक बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, किसके, एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के, यानी कि परमाणु के और किसके, किसके होते हैं, अणु और परमाणुओं के बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं। तो हमने पढ़ा मैम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रसरण, डिफ्यूजन को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिफ्यूजन? अभी मैंने तुम्हें बताया था और तुम गलत मत कर देना। बताइए। कमरे में इत्र की गंध का फैलना, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। अभी परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया था। कोयले का जलना, मोम का पिघलना, कागज का कटना। बताइए कौन सा? परफ्यूम। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, अभी हमने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और आयतन रखती है? Which state of matter has definite shape and volume? बता दो मुझे जल्दी से, किसकी रखती है भाई डेफिनेट शेप? मैम सॉलिड, सॉलिड। अच्छा लिक्विड की बात करूं तो डेफिनेट शेप नहीं, जिसमें जाएगा वैसा ही आकार ले लेगा, है ना, बट वॉल्यूम डेफिनेट। और गैस की बात करूं, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम ना ही डेफिनेट शेप। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा ठोस। ठोस बोले तो सॉलिड। Got it? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के बारे में सही है? Which of the following statement is true about particles of matter? बता दो भाई। मैटर के पार्टिकल्स के बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया था, पहला वाला पढ़ लो। They are continuously moving। अरे बताया तो था जब मैंने आपको फिजिकल नेचर पढ़ाया था, भौतिक स्वभाव, उसमें बताया था। दूसरा पॉइंट याद करो, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स, मोशन में होते हैं, मूविंग में होते हैं। तो यानी ए वाला बिल्कुल सही होगा। लेकिन आगे तो पढ़ लो। देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन देम। अरे भाई तीसरा पॉइंट नहीं था कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। दे कांट अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी बताया था
क्यों? उनके अंदर क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? नेक्स्ट है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अरे भाई क्यों इफेक्ट नहीं करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा उनका, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे, डिफ्यूजन हो जाता है। तो ये कैसी बात कर रहा है बहकी बहकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलो आगे बढ़ो। गर्म भोजन की गंध ठंडे भोजन से अधिक जल्दी क्यों पहुंचती है? अभी बताया था मैंने तुम्हें एग्जाम्पल। द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस यू फास्टर देन द कोल्ड फूड बिकॉज, बताइए क्यों फैलती है भाई? हाँ बताया था। अरे सीधी सी बात है, डिफ्यूजन की वजह से फैलेगी, क्योंकि मैम डिफ्यूजन फास्टर होता है हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाती चली जाओगी गैस का, ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, आपका खाना गर्म होता चला जाएगा। जब खाना गर्म होगा तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत तेजी से मोशन करने लग जाएंगे, और जब वो मैम मोशन करेंगे तो उनमें जो डिफ्यूजन होगा वो भी बहुत तेज हो जाएगा, और मैम जिसकी वजह से जो स्मेल होती है हॉट फूड की वो हमारे पास तक बहुत जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड। गॉट इट? तो इसमें क्या था भाई? बी आंसर इसका हो जाएगा, बी। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम फिफ्थ के बाद चलेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा आपका क्योंकि अभी जो हमने बच्चे टॉपिक पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। बीच में क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रवाहित होकर पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर? बताइए। बताया था आपको किसका कर लेता है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर? उसी की शेप ले लेता है। गैस भी होती है वो तो मैम, लिक्विड भी होता है और गैस भी होती है, दोनों होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों होते हैं, गैस भी जिसमें डालो वैसा शेप और आपका लिक्विड भी। चलिए 11th के बाद हम बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन पे, ठीक है। 12th क्वेश्चन ये वाला, ये आपका इसी से रिलेटेड है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो गलनांक पर उसका तापमान तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि वह पूरा ना पिघल जाए, क्योंकि when a solid is heated its temperature doesn't rise at the melting point until all of it melts because, बताएंगे क्योंकि भाई हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, ऊष्मा वातावरण में खो जाती है। कैसी बातें कर रहा है? ऊष्मा अणुओं के मध्य बल को तोड़ने में प्रयोग होती है। हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर डेंसिटी आपका इंक्रीजेस। देखो सीधी सी बात है भाई, वो जो हीट है ना, जो हम हीट की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, वो जो ऊष्मा है जब तक उसके क्या होंगे, जो बीच के जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं जब तक वो टूटेंगे नहीं, बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक बात कैसे बनेगी? तो सीधी सी बात है, उस हीट का यूज किया जाता है टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। समझाया था आपको, सिंपल, ठीक है। 12th वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बॉयल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कौन सा होता है ग्राम्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होता है ना। हाँ जी, जहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डेंसिटी के होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोसों के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉलिड्स? बताएंगे सॉलिड्स के लिए भाई कौन सा सही है। ये कह रहा है दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दे हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, भाई कंप्रेसिबिलिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है उनमें। किसमें सबसे ज्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी? गैस में होती है मैम। उनका आकार निश्चित, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैंने किसमें बताई थी, याद करो मैम, गैस में होती है ना। गैस में होती है, नहीं होती है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उसी के साथ डिफ्यूजन जो होता है वो उसी वजह से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैम उसका जो फिक्स्ड शेप होता है और उसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। सो सी इज द राइट आंसर। लास्ट है दे फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो करते हैं सॉलिड। बहुत बढ़िया। कौन फ्लो करता है आसानी से, बताओ? गैस, सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। बताया था हमने आपको ये सब फ्लूइडिटी वाले में, आपने पढ़ा होगा स्लाइड में, फ्लूइडिटी उसमें था। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन, बताइए सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर वो सबसे ज्यादा किसमें होता है?
सिंपल सी बात है मैम, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सॉलिड, ठीक है। तो यानी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे कम, सबसे कम, अगर ज्यादा तो कम। अब ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसमें लगेगा, गैस में लगता है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनका उतना ही ज्यादा हो जाता है। कैसे? उनके बीच में आप किसी को भी डाल दो, वो अपने अंदर फिट कर लेंगे। अब जैसे मान लो लिक्विड है, उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। मान लीजिए आपने ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपके पास वाटर है और वाटर में आपने शुगर पार्टिकल्स को डाल दिया, उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो उसके अंदर स्पेस है, तभी तो वो उसको अपने अंदर ले रहा है। क्या तुम अलग कर सकते हो उनके पार्टिकल्स को? नहीं कर सकते, है ना। अब वो घुल गया तो उसके में स्पेस था, तभी तो उसने अपने अंदर उसको एडजस्ट कर लिया। चलो, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, देखो जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे ना, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या, तब हम इसमें इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज, बताएंगे जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म किया जाता है तो तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्यों रहता है भाई? सीधी सी बात है भाई, इसलिए तो रहेगा क्योंकि हीट जो होती है ना, हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द, क्योंकि हम हीट का यूज क्यों कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने के लिए तो हम हीट का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, 20 जल्दी से देखेंगे भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो अब से आपका केमिस्ट्री डेली रहेगा, है ना। यूट्यूब पे आपकी केमिस्ट्री की एमसीक्यूज रहेंगे चैप्टर वाइज, और एप्लीकेशन पे, टीचिंग मंत्र एप्लीकेशन पे आपके कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों रहेंगे। और क्लासेस का टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगी, फिक्स टाइमिंग, किस समय से किस समय तक आपकी क्लासेस रहेंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसी टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है पदार्थ, चलो अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे मैंने आपके लिए असर्शंस और रीजंस दोनों लेके आई हूँ, ठीक है। अब आप बोलना कि मैम इसमें सारे ऑप्शंस तो नहीं है, देखो बस मेन है कि इसको समझ लो, जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना तुम्हारा काम है। ये कह रहा है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो मैटर है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, एनर्जी का पढ़ेंगे, मास का पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका मोमेंटम आता है ना, फिजिक्स में भी ये सारे लॉज आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप ये समझ लो, जब मैटर आपका ना तो क्रिएट हो रहा है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जहां पे आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। यही तो बोल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों ही सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। गॉट इट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बस अपने दिमाग में रखेंगे आप। हाँ जी, ठीक है जी। चलिए 20 के बाद हम 23 और उसके बाद 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है डिफ्यूजन अकर्स फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स। सही बात है, मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। उसके बाद है गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लार्जर स्पेस। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि उनके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो ना के बराबर ही होता है। तो ये कह रहा है कि भाई दोनों के दोनों बिल्कुल सही बात है, और सही व्याख्या भी है, और सही व्याख्या भी है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इवेपोरेशन, बॉइलिंग, है ना, ये जब आगे पढ़ेंगे स्टेट कैसे चेंज होती है उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। ये कह रहा है कि जो एयर है वो एक्सपेंड, वायु गर्म करने पर फैलती है, बात एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा
गर्म करने पर घट जाती है। कैसी बहकी बहकी बातें ये कर रहा है। अरे भाई हमने अभी तो बताया था कि जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो, गर्म करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज फास्ट मूव करते हैं और डिफ्यूजन हो जाता है, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट करने पर इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है। गॉट इट। तो ये एकदम गलत हो गया, आर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे वो बच्चे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर बनेगा कि भाई ए तो है सही बट आर जो है गलत। ठीक, हाँ जी। अब आप बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगा है भाई, हाँ जी, फाइन फाइन, गुड गुड। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और इसी के साथ फिर से मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब पे हम एमसीक्यूज करेंगे, चैप्टर वाइज ही करेंगे, है ना। जिस हिसाब से आपके सिलेबस में चैप्टर रहेंगे वैसे ही करेंगे, और एप्लीकेशन पे आपके कॉन्सेप्ट्स प्लस आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।